बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल प्रिंस विंचल बाय मजर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, हम ख्याल रखेंगे, सफदर और दूसरे साथियों ने जवाब दिया और फिर वो सब वापस मुड़ गए। इमरान वापस अंदर चला गया। तहखाने में पहुंचकर इमरान ने कमरे में रखी हुई अलमारी के पीछे अपनी जगह बना ली और फिर इसने घड़ी देखी तो 12 बजने में चंद मिनट बाकी रह गए थे। वो समझ गया कि खेल शुरू होने वाला है और अब इसकी तमाम कामयाबी का दारोमदार सिर्फ इस बात पर था कि मुजरिम कामयाब हो जाएं। वैसे इसे मुकम्मल यकीन था कि प्रिंस विंचल वो बॉक्स जरूर हासिल कर लेगा। प्रिंस विंचल ने जो प्रोग्राम बनाया था इसका भी इसे इल्म था। इस प्रोग्राम को देखते हुए इसे मुकम्मल यकीन था कि प्रिंस विंचल कामयाब हो जाएगा। ये प्रोग्राम कर्नल डी के बस से बाहर था। अभी वो यही सोच रहा था कि अचानक कलाई पर जरबे लगनी शुरू हो गईं। रिस्ट वॉच का विंड बटन खींचा तो डायल पर 9 का हिंसा जलने बुझने लगा। इमरान ने विंड बटन दोबारा दबा दिया। ये ऑपरेशन शुरू होने का कौशन था। प्रिंस विंचल अपना काम शुरू कर चुका था। इमरान ने जेब में हाथ डाला और फिर जेब से एक चिपटा सा बॉक्स निकालकर इसकी रॉड खींची और बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे इसने बात शुरू कर दी। हेलो, अली इमरान स्पीकिंग, ओवर। इमरान ने कहा, यस, ताहिर स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। ताहिर, X2 के ड्रेस में वेस्टर्ज कॉलोनी की कोठी नंबर 112 पर 20 मिनट के अंदर पहुंच जाओ। सर सुल्तान, प्राइम मिनिस्टर और सर ताहिर को वहीं रिसीवर करके कोठी के अंदर ले आना। सफदर तुम्हारे साथ मिल जाएगा। वो तुम सबको तहखाने में ले जाएगा। मैं तहखाने में मौजूद हूँ, ओवर एंड ऑल। इमरान ने ब्लैक जीरो को हिदायत देते हुए कहा और राब्ता खत्म कर दिया। और फिर सुइयां एक बार फिर मुख्तलिफ हिस्सों पर सेट की। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी। सफदर, मुजरिमों के सरगने किसी भी लम्हे आने वाले हैं। इन्हें हमारी मौजूदगी का शक नहीं होना चाहिए। 20 मिनट बाद X2 और देगर हुकाम भी पहुंच जाएंगे। तुमने इन्हें तहखाने में लेकर आना है और अपने देगर साथियों को बाद में आने वाले मुजरिमों के साथियों से मुतालिक एक बार फिर हिदायत कर देना। ओवर एंड ऑल। इमरान ने इसे हिदायत की और फिर बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया और खुद रिवॉल्वर संभाले चौकन्ने अंदाज में अलमारी के पीछे छुपा इंतजार करने लगा। रात के 12 बजने में अभी चंद मिनट बाकी थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए माहौल पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मिलिट्री एयरपोर्ट और इसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका भी अंधेरे में गर्क था। अंधेरा इस कदर था कि 10-12 गज से ज्यादा दूर की चीज नजर नहीं आ रही थी। एयरपोर्ट से निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क की तमाम लाइट्स भी बुझी हुई थीं और इस सड़क पर हर 2 फरलांग के बाद मिलिट्री की जीपें साइड पर मौजूद थीं। मगर इसी सड़क पर एयरपोर्ट से तकरीबन 1 मील दूर एक काफी बड़ी बिल्डिंग जेर तामीर थी। बिल्डिंग पर छतें पड़ चुकी थीं, सिर्फ प्लस्तर का काम रहता था। इस वक्त बिल्डिंग की छत पर गहरे अंधेरे में 2 आदमी पेट के बल लेटे हुए थे। वो खुद भी स्याह रंग के लिबास में मलबूस थे। इस आंखों पर नाइट टेलीस्कोप लगा हुआ था। इससे गहरे अंधेरे के बावजूद बहुत दूर तक की चीजें साफ नजर आ रही थीं। क्या तमाम इंतजामात मुकम्मल है नंबर 1? दूरबीन लगाए हुए आदमी ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। यह प्रिंस विंचल था। यस बॉस, प्रोग्राम के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। आप बेफिक्र रहें, हम जरूर कामयाब होंगे, नंबर 1 ने जवाब दिया। जहाज आने ही वाला है, प्रिंस विंचल ने बड़बड़ाते हुए कहा। एयरपोर्ट पर हलचल हो रही है। अभी इसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि अचानक रनवे की बत्तियां जल उठी और टावर पर लगी हुई सुर्ख रोशनी भी जलने बुझने लगी। प्रिंस विंचल नाइट टेलीस्कोप के जरिए सब कुछ साफ देख रहा था और फिर चंद लम्हों बाद इसने एक छोटा सा जहाज एयरपोर्ट पर उतरते देखा। तैयार हो जाओ नंबर 1, ऑपरेशन शुरू होने वाला है, प्रिंस विंचल ने कहा और नंबर 1 ने हाथ में पकड़े हुए छोटे से डब्बे का बटन दबा दिया और दबे लहजे में कहने लगा, अलर्ट, रेडी फॉर ऑपरेशन, वेट फॉर सेकंड कॉल, ओवर। जहाज रनवे पर भागता हुआ स्टॉप पॉइंट पर आकर रुक गया। जहाज के दरवाजे से 2 आदमी बाहर आए। सीढ़ियों से उतरकर वो फर्श पर पहुंचे। इनसे 10
कदम के फासले पर मौजूद थे और एक स्याह रंग की कार भी मौजूद थी। इस कार के आगे 5 आदमी स्याह सूटों में मलबूस खामोश खड़े थे। जहाज से उतरने वाले दोनों आदमी बावकार अंदाज में कदम बढ़ाते हुए इन 5 आदमियों के करीब पहुंचे। फिर इनमें से चंद कलमात का तबादला हुआ। प्रिंस विंचल इनके होठ हिलते साफ देख रहा था। फिर इन सब ने मुसाफिया किया और मुसाफा करने के बाद आने वालों में से एक ने मुड़कर हाथ को हवा में मखसूस अंदाज में लहराया। इसके हाथ लहराते ही जहाज के दरवाजे में से एक और आदमी नमूदार हुआ। इसने दोनों हाथों में एक बॉक्स उठाया हुआ था। बॉक्स को लिए वो सीढ़ियां उतरा और फिर तेज तेज कदम उठाता इन सब के करीब पहुंच गया। इन दोनों आदमियों ने बॉक्स वहां पहले से मौजूद आदमियों के हवाले किया और फिर जेब से एक कागज निकालकर इनके सामने कर दिया और साथ ही जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर जलाई और इसकी रोशनी कागज पर डालने लगा। 5 में से एक ने इस कागज के आखिर में दस्तखत किए और इस आदमी ने कागज तय करके जेब में डाल लिया और एक बार फिर इन सब से मुसाफा किया और वापस जहाज की तरफ चल दिए। इनके जहाज में जाने के बाद सीढ़ी बना हटा दी गई और जहाज स्टार्ट होकर दोबारा रनवे पर दौड़ने लगा। चंद लम्हों बाद जहाज फजा में परवाज कर गया और इसके साथ ही रनवे और टावर की बत्तियां भी बुझ गईं। बत्तियां बुझते ही वो 5 आदमी तेजी से मुड़े और करीब मौजूद स्याह रंग की कार में सवार हो गए। कार स्टार्ट होकर तेजी से एयरपोर्ट के बैरूनी गेट की तरफ दौड़ने लगी। इसके साथ ही गेट के करीब मौजूद 2 कारें भी आगे बढ़ीं और दाएं साइड से भी 2 कारें स्टार्ट होकर दरमियानी कार के पीछे चल दी। जिस वक्त ये काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा तो दरमियानी कार से आगे भी और पीछे भी 2 कारें थीं। ये 5 कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई शहर की तरफ बढ़ रही थीं। प्रिंस विंचल ने करीब मौजूद नंबर 1 को मखसूस इशारा किया और नंबर 1 ने फौरी तौर पर हाथ में पकड़े हुए बॉक्स का बटन दबा दिया और तेज लहजे में कहने लगा, नंबर 1 स्पीकिंग, ऑपरेशन स्टार्ट, अपने फ्राइज के लिए जान निसारी से पूरे कर दो, ओवर। जैसे जैसे कारें इस इमारत की तरफ बढ़ती चली जा रही थीं, प्रिंस विंचल का चेहरा जज्बात से सुर्ख होता जा रहा था और फिर कारें इस इमारत के करीब से होती हुई आगे बढ़ गईं। इमारत से 4 फरलांग के फासले पर एक बाई रोड दाएं तरफ मुड़ रही थी। जैसे ही ये कारें वहां पहुंची, अचानक 4 जबरदस्त धमाके हुए और दरमियानी कार से आगे और पिछले वाली 4 कारें पुर्जे पुर्जे होकर बिखर गईं। दरमियानी कार भी अचानक धमाकों से लुढ़कड़ाई और फिर सामने वाली कारों के ढांचों से एक जोरदार धमाके से टकराकर उलट गई। धमाका होते ही सड़क के आगे और पीछे एकदम खतरे के सायरन बजने लगे और जीपों के हेडलैम्प जाग उठे और दोनों तरफ से जीपें इस स्पॉट की तरफ दौड़ने लगी। कार उलटते ही सड़क के तरफ में मौजूद इमारतों से स्टीन गनों से मुसल्लह 10 आदमी निकले और भागते हुए उलटती हुई कार के करीब पहुंचे और फिर इनमें से 4 ने कार की खिड़कियों में गोलियों की बारिश कर दी और बाकी 6 ने कार के दोनों तरफ पोजीशन संभाल कर हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और स्टीन गनों की फायरिंग खोल दी। बमों की वजह से चारों तरफ गिर्द और धुएं के बादल छा गए। पहले 4 आदमियों ने चंद लम्हों तक फायरिंग की और फिर कार के दरवाजे खोलकर कार में मौजूद लाशों को खींचकर बाहर निकाला और फिर एक लाश के साथ ही वो बॉक्स भी बाहर आ गिरा। एक आदमी ने बॉक्स को संभाला और फिर तेजी से साइड में भागने लगा। इसके जाते ही बाकी आदमी भी बिखर कर इधर उधर भागने लगे, मगर इन्हें चारों तरफ से घेरा जा चुका था। गोइनों ने खासा मुकाबला किया मगर एक एक करके सब खत्म हो गए। मगर बॉक्स ले जाने वाले आदमी ने प्रोग्राम के मुताबिक सड़क से हटकर एक मखसूस पॉइंट पर जाकर डिस्कस थ्रू के अंदाज में वो बॉक्स एक मखसूस जाविये पर फेंक दिया। बॉक्स उड़ता हुआ दूर चला गया और फिर जमीन पर तने हुए एक जाल में जा गिरा। इसी लम्हे 2 आदमी इस जाल पर झपटे और फिर इनमें से एक ने बॉक्स उठाया और दूसरे ने एक रस्सी खींचकर वो जाल समेटा और वो दोनों शुमाली सिमत में झुके झुके अंदाज में भागने लगे। काफी दूर जाकर वो एक खेत के करीब रुके। वहां 2 आदमी पहले से मौजूद थे। इन्होंने बॉक्स इनके हवाले किया और फिर खुद दूसरी तरफ मुड़ गए। बॉक्स लेने वाले आगे बढ़े और फिर खेत के दूसरी तरफ एक कार के करीब जाकर रुक गए। इनके करीब पहुंचते ही कार का पिछला दरवाजा खुला। जल्दी बैठो, प्रिंस विंचल की करख्त आवाज सुनाई दी और वो दोनों तेजी से कार में बैठ गए। इनके बैठते ही कार तेजी से आगे बढ़ गई। नंबर 1 कार को ड्राइव कर रहा था और प्रिंस विंचल इसके करीब बैठा हुआ था। इसने इन दोनों आदमियों के हाथों से बॉक्स लिया। कार में इंतहाई नफीस और आला किस्म का साइलेंसर लगा हुआ था। इस कार के चलने से जरा बराबर भी आवाज ना हो रही थी। कार जल्द ही एक सड़क पर पहुंच गई और फिर खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई मुख्तलिफ सड़कें क्रॉस करके वेस्टेज कॉलोनी की एक शानदार कोठी के गेट पर रुकी। कार की बड़ी बत्तियां बुझा दी गईं और इसके साथ ही गेट खुल गया और कार अंदर दाखिल हो गई। गेट खुद ब खुद दोबारा बंद हो गया। कार सीधी पोच में जाकर रुकी और फिर प्रिंस विंचल
और नंबर 1 नीचे उतर आए। वो दोनों बरामदे से होते हुए अंदर चले गए। अब वो एक बड़े कमरे में पहुंच गए। प्रिंस मिचेल ने दरमियान में रखी हुई मेज पर बक्स रखा। इसका चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। ट्रांसमीटर ले आओ, मैं कर्नल लाशारे से बात करके इसे खुशखबरी भी सुनाऊं और बॉक्स पहुंचाने की बात करूं। हमें सुबह ही इस बॉक्स को इन सफारत खाने में पहुंचाना है, प्रिंस विंचल ने कहा और नंबर 1 कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। अपनी इस कामयाबी पर इसका चेहरा भी जोश से सुर्ख हो रहा था। गोइनो ने चंद कारकुनों को तो जरूर इस मिशन की भेंट चढ़ा दिया था, मगर मिशन में कामयाबी के सामने ये कुर्बानी हेज थी। कारकुन तो और भी पैदा किए जा सकते हैं। इमरान को जब मालूम होगा कि हम मिशन में कामयाब हो चुके हैं, तो वो यकीनन अपनी बोटियां नोचने पर मजबूर हो जाएगा। अगर वो गैरतमंद है तो खुदकुशी कर ले, नंबर 1 ने मेज पर ट्रांसमीटर रखते हुए कहा और इन दोनों के मुश्तरका कहकहे से कमरा गूंज उठा। बड़ी अच्छी तजवीज है प्रिंस विंचल। अचानक इमरान की आवाज कमरे में गूंजी और इमरान अलमारी के पीछे से बाहर निकल आया। इसके हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख प्रिंस विंचल की तरफ था और इन दोनों की हंसी को यूं ब्रेक लग गया जैसे चलती हुई मशीन अचानक रुक जाए। प्रिंस मिचेल की आंखें हैरत से फटने के करीब हो गईं। इसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो बुत बना सामने खड़े इमरान को देख रहा था। इमरान के चेहरे पर बड़ी मासूम सी मुस्कुराहट खेल रही थी। चंद लम्हों बाद प्रिंस मिचेल ने अपने आप को संभाला और फिर इसने मायनेखेज नजरों से नंबर 1 की तरफ देखा, जैसे वो इसे कह रहा हो कि इमरान पर झपट पड़ना चाहिए। और फिर नंबर 1 ने तेजी से हरकत की और इसने झपट कर मेज पर पड़ा हुआ बॉक्स उठा लिया। दूसरे लम्हे इसने जेब में हाथ डाला। अब इसके हाथ में भी रिवॉल्वर चमक रहा था, जिसका रुख प्रिंस विंचल की तरफ था। नंबर 1, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रिंस विंचल के चेहरे पर गुस्से से जलजले की कैफियत तारी हो गई। नंबर 1 बेचारा तो अब अपने फरिश्तों से अपना हिसाब किताब चुका रहा होगा। ये तो कैप्टन शकील है, सीक्रेट सर्विस का मेंबर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और कैप्टन शकील ने यूं सर झुकाया जैसे अपनी एक्टिंग की प्रिंस मिचेल से दाद वसूल करना चाहता हो। और इस बार प्रिंस मिचेल का चेहरा जर्द पड़ गया। इसकी आंखों में एक बार फिर हैरत और ताज्जुब के आसार दौड़ गए। अगर तुम्हें अपने आदमियों के आने की उम्मीद हो तो इनके मुतालिक भी तसल्ली कर लो, वो सब जहन्नम रसीद हो चुके हैं। इमरान ने एक और वार किया और प्रिंस मिचेल का चेहरा लटक गया। इसी लम्हे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। कैप्टन शकील चौंक पड़ा, मगर इमरान इसी तरह इत्मीनान से खड़ा रहा। अलबत्ता प्रिंस मिचेल के चेहरे पर उम्मीद के आसार दौड़ गए। शायद वो ये समझ रहा था कि इसके साथी पहुंच गए हैं। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और फिर सफदर, एक्सटो, सर सुल्तान, सर ताहिर, प्राइम मिनिस्टर और कर्नल डी अंदर दाखिल हुए। लीजिए सर ताहिर और कर्नल डी, आपका मुजरिम बमा इस बॉक्स के, एक्सटो ने अपने मखसूस अंदाज में इनकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे अफसोस है जनाब, मैंने आपके मुकाबले में अपनी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया था। वाकई मैं आपकी सलाहियतों का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं माफी चाहता हूँ, कर्नल डी ने सोते हुए लहजे में कहा। थैंक यू मिस्टर एक्सटो, वाकई आप और आपके साथी मुल्क का खतीर सरमाया हैं। मैं भी माजरत ख्वाह हूँ। अगर आप लोग चौकन्ने ना रहते तो ये मुजरिम हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका था। प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटो से मुखातिब होकर कहा। फिर ईमान के इशारे पर कैप्टन शकील ने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स सर ताहिर की तरफ बढ़ा दिया और सर ताहिर ने नदामत आमेज अंदाज में बॉक्स को संभाल लिया। इनके चेहरे पर खजालत के आसार नुमाया थे। इस मुजरिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया और फिर वापस मुड़ गए। सर सुल्तान, सर ताहिर, कर्नल डी और एक्सटो भी इनके साथ ही कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में कैप्टन शकील, सफदर और इमरान रह गए। प्राइम मिनिस्टर का हुक्म सुनकर प्रिंस मिचेल के चेहरे पर जिंदगी के आसार दौड़ गए थे। वो समझ गया था कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के बाद इसे कत्ल नहीं किया जाएगा, इसलिए इसने गिरफ्तारी के लिए हाथ आगे कर दिए। सॉरी प्रिंस मिचेल, व्हाइट फॉक्स या डब्ल्यू, तुम्हारे जैसे खतरनाक मुजरिम को छोड़ना मेरे उसूल के खिलाफ है। मुझे मालूम है तुम्हें जेल से फरार हो जाना है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और फिर रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी क्लिक की आवाज पैदा हुई और साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की गोली सीधी प्रिंस मिचेल के सीने पर पड़ी और प्रिंस मिचेल उलटकर नीचे जा गिरा। गोली इसके दिल में धंस चुकी थी, इसलिए एक दो लम्हे तड़पने के बाद वो ठंडा हो गया। हाँ, मेरे मुकाबले पर अहमद आजम बनने निकला था, अहमद कहीं का, इमरान ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए कहा। और कैप्टन शकील और सफदर दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। खत्म शुद्ध।